नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े 4 बड़े संकेतक पीएलआई, एफडीआई, आरआरबी और आईआईपी लगातार सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऑटो पीएलआई योजना ने तय समय से पहले निवेश का लक्ष्य पार कर लिया है। विदेशी निवेश नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार भी तेज हुई है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में मई 2026 के दौरान व्यापक सुधार देखने को मिला है। 19 में से 16 उपक्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि 8 उपक्षेत्रों ने दोहरे अंक यानी डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर ली है। होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, रिटेल, बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों ने सबसे तेज रफ्तार दिखाई है। तो क्या है इन आंकड़ों के मायने और आर्थिक मजबूती के साथ ही रोजगार, विनिर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायी बदलाव का ये कितना बना रहे हैं मजबूत आधार? इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इसकी तस्वीर अब 1-2 नहीं बल्कि कई बड़े आर्थिक संकेतकों में साफ दिखाई दे रही है। निवेश उम्मीद से आगे निकल चुका है, विदेशी पूंजी का भरोसा बढ़ा है, ग्रामीण बैंक रिकॉर्ड मुनाफे में हैं और फैक्ट्रियों के पहिए पहले से ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। कुल मिलाकर देश की आर्थिक सेहत मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। दिखाते हैं सबसे पहले आपको ये खास रिपोर्ट। भारत के विनिर्माण और इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 31 मार्च 2026 तक ऑटो पीएलआई योजना के तहत 44,326 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है, जबकि मार्च 2027 तक का लक्ष्य 42,500 करोड़ रुपए रखा गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में फेम 2 योजना के तहत स्वीकृत 482 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से 463 चालू हो चुके हैं। देश भर में चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए फेम 2 और पीएमई ड्राइव योजना के तहत कुल लगभग 2,912 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विदेशी निवेश के मोर्चे पर भी भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश में 94.84 अरब डॉलर का सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जबकि नेट एफडीआई बढ़कर 6.95 अरब डॉलर हो गया। सरकार का कहना है कि भारतीय कंपनियां भी उदार विदेशी निवेश नियमों के बाद विदेशों में कारोबार का विस्तार कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत वैश्विक एफडीआई रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाकर 13वें से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र से भी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 में 10,177 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है। सकल एनपीए घटकर 5.4% रह गया है, जबकि बैंकों की नेटवर्थ बढ़कर 74,086 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार का कहना है कि तकनीकी उन्नयन, कृषि, एमएसएमई, रिटेल ऋण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर जारी रहेगा। औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर भी भारत की रफ्तार तेज हुई है। जून 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जो मई के 5.1% से अधिक है। एक साल पहले जून 2025 में आईआईपी 114.7 था, जो जून 2026 में बढ़कर 123.1 पर पहुंच गया। ये संकेत है कि देश में विनिर्माण गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े इन ताजा आंकड़ों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि निवेश, विनिर्माण, बैंकिंग और औद्योगिक उत्पादन चारों मोर्चों पर सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। अब निगाह इस बात पर होगी कि आने वाले महीनों में ये रफ्तार रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को कितनी मजबूती देती है।
और ये रफ्तार केवल यहीं तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार ने मई 2026 के लिए सेवाओं के उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP की ट्रायल रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 19 में से 16 सेवा उपक्षेत्रों में सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 8 उपक्षेत्रों ने दोहरे अंक यानी डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है। 19 में से 16 और 8 क्षेत्रों में डबल डिजिट ग्रोथ अपने आप में दिखाती है कि किस तरह से एक क्षेत्र में विस्तार हुआ है। अकोमोडेशन एंड फूड में सबसे अधिक 27.4% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही रियल एस्टेट में 17.7% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों की बात करें तो रिटेल ट्रेड 13.3% तक बढ़ा है और बैंकिंग में 12.1% की वृद्धि हुई है। तो सेवा सेक्टर का शानदार ये प्रदर्शन है। टेलीकम्युनिकेशंस में 11.8% की बढ़त दर्ज की गई है और वेयरहाउसिंग में 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। IT सेवाओं में 10.3% की बढ़ोतरी हुई है। सेवा सेक्टर के बारे में हम बता रहे हैं। हवाई परिवहन, डाक एवं कुरियर और सूचना एवं प्रसारण में हालांकि कुछ गिरावट भी आई है। और MoSPI ने मई 2026 का ISP ट्रायल डेटा ये जारी किया है, जो दिखाता है कि सेवा सेक्टर का किस तरह से शानदार प्रदर्शन रहा है। और इसी प्रदर्शन पर, इन्हीं आंकड़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नरेंद्र वाधवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, और शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक पत्रकार हैं। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शिशिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो PLI, FDI, RRB और IIP, ये जो तमाम सूचकांक हैं, एक साथ इनमें उछाल दर्ज किया गया है, बढ़ोतरी दिखाई दी है, इसे किस तरह से बताना चाहेंगे, किस तरह से अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये केवल सामयिक है या फिर एक स्ट्रक्चरल बदलाव की ओर भी ये इशारा करता है? देखिए, बात की शुरुआत मैं RRB से करना चाहूंगा। रीजनल रूरल बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि ऑल टाइम हाई पे पहुंची है, इसके साथ साथ आप अगर देश के जो हमारे 12 सरकारी बैंक हैं उनका भी परफॉर्मेंस देखिए, तो 12 सरकारी बैंकों का जो वित्त वर्ष 25-26 के अंत में कुल मुनाफा जो है वो 1.98 लाख करोड़ है। और अगर आप पिछले 5 सालों में देखें तो ये लगभग 3 गुना हो चुका है। रीजनल रूरल बैंक में भी, जहां पर कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि कई बैंकों में घाटा काफी ज्यादा होता था, लेकिन वहां पर स्थिति हम काफी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार आया है, उसमें एक बड़ी वजह यह है कि आपके फंसे हुए कर्ज, यानी जिसको हम लोग NPA कहते हैं, उसमें कमी आई है। यानी कि बैंकों को इसके लिए जो प्रावधान करना पड़ता है वो कम है। इससे बैंकों के प्रदर्शन में आप बेहतरी देख रही हैं। दूसरा, अगर मैं PLI की बात करूं, अगर आप पिछले कुछ महीने के ऑटोमोबाइल के जो बिक्री के आंकड़े हैं, निर्यात के आंकड़े हैं, उनको अगर आप देखिए, उन आंकड़ों में जिस तरह की बढ़ोतरी है वो इशारा करती है कि आपके पास गुंजाइश काफी है। निवेशकों को भी लगने लगा है कि हम एक्सपैंड कर सके। आपको याद होगा कि देश की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है उसने अपने प्लांट का विस्तार किया है। दूसरी कंपनियां जो भी हैं वो योजना बनाने में जुटी हुई हैं। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत जो लक्ष्य था कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन क्षमता विकसित करें, उसका फायदा ये होगा कि घरेलू बाजार की मांग के साथ साथ आप निर्यात की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की जो जरूरतें हैं पूरी करेंगे। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रोजगार की काफी संभावनाएं होती हैं, और इन क्षेत्रों में जो हम स्थिति बेहतर होते हुए देख रहे हैं, उसके पीछे आप इसे कहें कि अगर एक हम कहें कि संरचनात्मक बदलाव हुआ है, तो काफी हद तक दिख रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से कई जगहों पर कच्चे माल की जो आपूर्ति है उसमें व्यवधान पड़ा है, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। उसके बावजूद अगर ये बाजार बढ़ रहा है तो ये एक संरचनात्मक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अभी हमारे लिए कुछ चुनौतियां, और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये संकट जो दोबारा शुरू हुआ है, लड़ाई जो दोबारा शुरू हुई है, इसका असर किस तरीके से पड़ता है। और खासतौर पे ईंधन के दाम जो बढ़ रहे हैं, वो जिन क्षेत्रों का आप जिक्र कर रहे हैं उन सभी पर उसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये जो संरचनात्मक बदलाव की आप बात कर रहे हैं, इसका अर्थव्यवस्था पर किस तरह से जो है प्रभाव पड़ेगा, और तमाम क्षेत्रों में जो उछाल की बात हम लगातार कर रहे हैं, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी जो प्रमुख वजह क्या रही है? सरकार की नीतियां, वस्तु स्थिति, और इसके साथ ही जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एक्सेप्ट किए गए हैं, वो किस तरह से ये तमाम इन क्षेत्रों से जुड़े जो लोग हैं उन पर भी असर डालेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार की नीतियों में एक स्थायित्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था आगे तभी बढ़ सकती है जब आपकी नीतियां स्थायी हो, उसमें समय समय पर बदलाव ना होता रहे। दूसरी, अगर मैं
आपको पिछले साल 3 सितंबर को के तारीख पे ले जाऊं, जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जब जीएसटी की दरों में कमी की गई थी, उससे भी बाजार को बढ़ाने में मदद मिली है। तो संरचनात्मक बदलाव में एक अगर आप देखें तथ्य, जो हमारी नीतियां हैं, चाहे वो विदेशी निवेश की नीति हो या फिर कर की बात हम लोग कर ले, इन दोनों में एक अस्थायित्व दिख रहा है। जीएसटी को लेकर के खास तौर पे जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि काफी समय जो है ये चर्चा गरमाई रहती थी कि बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 साल से इसमें बदलाव उस तरीके से नहीं दिख रहा है। एक बार आपने आमूलचूल बदलाव कर दिया, उसके बाद वो अस्थायित्व बना हुआ है। तो नीतियों में अस्थायित्व, कर व्यवस्था में स्थिरता, ये दो बड़े कारण हैं। और तीसरी बात जो कि हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक बनता है, वो है बाजार। घरेलू बाजार इतना बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में घरेलू बाजार जो है वो उद्योगों के लिए कहते हैं ना, काफी हद तक मददगार और प्रोत्साहन देने वाला भी होता है। तो एक तरफ आपके लिए कर में कमी, एक तरफ आपके लिए नीतियों में सुधार, और दूसरी तरफ तीसरी तरफ बाजार। लेकिन इन सब के बीच में एक चुनौती जो बड़ी आ रही है, वो है कीमतों को लेकर के, मुद्रास्फीति को बिल्कुल, लेकर के। चुनौतियों पे भी बात करेंगे। नरेंद्र वाधवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो आंकड़े आए हैं अपने आप में इनका कितना महत्व है, और इससे जुड़े जो लोग हैं, जो आम आदमी है, क्योंकि आम आदमी समझना चाहता है कि मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको इससे क्या फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उद्योगों को क्या फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो छोटे उद्यमी हैं, एमएसएमई से रिलेटेड लोग हैं, युवा हैं, उनको इन आंकड़ों से किस तरह की एक सकारात्मक तस्वीर मिलती हुई दिखाई दे रही है भविष्य की। नमस्कार। जैसे अभी मैं शिशिर जी को सुन रहा था, जो आईआईपी के नंबर्स आए हैं, 7.3% की ग्रोथ जो है, ये बड़ी इनकरेजिंग है। मैं कैपिटल मार्केट से हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो पीछे 4-5 दिन से राइज देख रहे हैं, ये सारे ये नंबर दर्शा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी राइट पाथ पे है। आईआईपी नंबर बहुत इनकरेजिंग है। और जैसे कि डिस्कशन हो रहा था कि जो पीएलआई है, वो उसके आंकड़े जो हैं, वो हमने पुराने जो टारगेट थे उसको अचीव कर लिया है। 44,000 करोड़ का जो पीएलआई है, वो अगेंस्ट 43,000 करोड़ था। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि हमारी इकोनॉमी राइट पाथ पे है। और सेक्टर वाइज ग्रोथ जो है, जो माइनिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे 7.8% की आई है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के अंदर 10.6 आई है। और जो जीएसटी के नंबर्स उसको साथ आप कोरिलेट करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी है। और दूसरी बात आपने कही कि जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे रूरल बैंक्स हैं, उसकी जो क्रेडिट ऑफटेक है, वो दर्शा रही है कि एमएसएमई सेक्टर, एग्री सेक्टर, वहां पर क्रेडिट ऑफटेक काफी है, वहां पर डिमांड है काफी। तो ये काफी इंकरेजिंग है, बिकॉज हमने देखा है कंजम्पशन इकोनॉमी, जो कंजम्पशन का जो प्रोपेंसिटी है, वो हमारे जो रूरल से अगर आती है तो ओवरऑल ग्रोथ को वो बड़ा बूस्ट करती है। ये सारे आंकड़े दर्शा रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी राइट ट्रैक पर है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी बड़ा काफी अच्छा आया है। तो इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर अस फ्रॉम द कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। और हमारे संवाददाता अजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी, कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया। अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए। कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट।
भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे समझना चाहेंगे, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर है, उसने भी एक अच्छी उछाल दिखाई है, व्यापक सुधार है। 19 में से 16 उप क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि है। विशेषकर जो 8 उप क्षेत्र हैं उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ दर्ज की गई है। क्या कुछ कहते हैं ये आंकड़े? देखिए, सर्विसेज सेक्टर हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रमा, और जानते हैं कि आप 60% से ज्यादा जो योगदान है जीडीपी का वो हमारे सर्विसेज सेक्टर पे है, और इसीलिए सरकार का फोकस भी है सर्विसेज पर। आपने जितने भी एफटीएज अभी देखे हैं उसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया है उन सभी विकसित देशों के साथ, जहां हम चाहते हैं कि हम केवल मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स के एक्सपोर्ट पर निर्भर न रहे, बल्कि हमारी जो सर्विसेज हैं उनको भी बेहतर बाजार मिल पाए, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बेहतर बाजार मिल पाए। और इसीलिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील पर लगातार बात कर रहे हैं, और आपने देखा है कि उसका असर जमीन पर दिखाई दिया है। 2030 तक हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का जो लक्ष्य बनाया है $1 ट्रिलियन का, उसको लेकर के सरकार बहुत ही सजग है। और आप देख रहे हैं कि जो नई नई सर्विसेज हैं उनको बजट में भी प्रोत्साहन दिया गया है, और सर्विसेज को और ज्यादा बढ़ावा देना और उसके लिए जो कंडीसिव एनवायरनमेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उसको प्रोत्साहित करना वो सरकार के प्रमुख एजेंडे में। और यही वजह है कि जो सर्विसेज सेक्टर है वो एक मजबूत स्तंभ के रूप में आपको क्वार्टर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और जो जीडीपी की पूरी कहानी है उसमें सर्विसेज का योगदान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और ये आगे भी रहने वाला है। हालांकि अब हम मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हम 17% से उसका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ा करके 25% करना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। सर्विसेज थोड़ा सा लो हैंगिंग फ्रूट है, और नई नई जो सर्विसेज आ रही हैं उसको भी लेकर के सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं उसका असर आपको सर्विस सेक्टर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिशिर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि भविष्य को लेकर जो कदम उठाने हैं वो भी सोच समझ कर उठाने हैं, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि ये एक संरचनात्मक बदलाव है, ये सामयिक नहीं है, और पिछली जो कुछ परिस्थितियां रही हैं उसमें भी जो भारत के ग्रोथ के आंकड़े थे वो काफ़ी सकारात्मक थे। और तो जब ये संरचनात्मक बदलाव की हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। चिंता की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे तथ्य हमारे काबू में नहीं है। जैसे ईंधन की हम बात करें, ईंधन का जो है हमारे काबू में नहीं है। अगर पश्चिम एशिया में संकट बढ़ता है तो जो कुछ भी ईंधन आएगा वो या तो उसकी आपूर्ति प्रभावित होगी या उसके लिए हमें कीमत ज्यादा चुकानी होगी, यानी कि सीधा सीधा इसका असर आपकी महंगाई दर पर पड़ेगा। और जब महंगाई दर पर पड़ेगा तो जो उपभोक्तावाद है, जो कंज्यूमरिज्म की हम लोग बात करते हैं, वो प्रभावित होता है। तो ये एक संरचनात्मक बदलाव हुआ, व्यवस्था बदली, लेकिन आगे की जो सबसे बड़ी चुनौती और अभी की चुनौती है, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले वित्त मंत्रालय की जो मासिक रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे लिए एक चुनौती जो है वो महंगाई दर को लेकर के है। वो नियंत्रण में अगर आ जाता है, वहां पर अगर हमें जो कहें काबू करने में कामयाबी मिलती है, तो ये जो संरचनात्मक बदलाव है ये लंबे समय तक हमारे लिए मददगार हो सकता है। तो ये चिंता जो है इस बारे में लेकर के हमें करनी ही होगी। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब महंगाई दर बढ़ती है तो इसका मतलब है कि लोगों के खर्च करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, और वहां से हमारे लिए एक जिसको कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में जो विशियस साइकिल है उसके बनने की आशंका बन जाती है। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आप यहाँ पर तो ले आए, लेकिन जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उसको तो आपके लिए एक चुनौती ही रहेगी ना। बिल्कुल। हमारे साथ नरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से ये आंकड़े आए हैं, ये तमाम सेक्टर जो हैं ये एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं? देखिए, जो ग्रोथ आई है, जैसे मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है 34% की ग्रोथ है। हमारे यहाँ पर जो मेजर इम्पोर्ट्स थे वो थे, एक तो एनर्जी इम्पोर्ट है, हम क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, गैसेज इम्पोर्ट करते हैं। सेकेंड, हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे थे, प्रीशियस मेटल को बहुत बड़ा। थर्ड, जो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट जिसकी वजह से हमारे प्रेशर था वो था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो पीछे हुए हैं तो इसके अंदर हमने देखा है सरकार ने बहुत
PLI इसके अंदर भी लेकर आए थे। और डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बड़े स्केल पे हुई है और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। और इससे क्या होगा कि हमारी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट घटेगी और हम जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहे हैं इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जैसे हमने सुना था कि एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ पर बनाया है, जो हमारे टीवी के वो होते हैं, सैंपल हैं, अब हम इंडिया बना रहे हैं, बड़ा यहाँ पर मोटर व्हीकल और ट्रेलर के अंदर 17% का ग्रोथ आई है, जो कि अगेन एक आपको दिखाती है हम कैपिटल मार्केट से हैं। और तो उसमें सबसे पहला इंडिकेटर ये बोला जाता था कि अगर मोटर व्हीकल के अंदर ग्रोथ आ रही तो आप उसको लीडिंग इंडिकेटर मानिए, उसके बाद पूरी इकोनॉमी आपकी चलनी शुरू होती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि हमारी इकोनॉमी जो है राइट ट्रैक पे है। फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम 11% की ग्रोथ आई है, जो ये आंकड़े बता रहे हैं। ये भी कंजम्पशन पैटर्न जैसे शिशिर जी कह रहे थे कि जैसे जैसे आपका डिस्पोजेबल इनकम होती है और जो कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते हैं, तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि रूरल इकोनॉमी हमारा कंजम्पशन पैटर्न बढ़ता जा रहा है, लोकल कंजम्पशन, और ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा इंडिकेट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अजय मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप पहले भी बात कर रहे थे कि वैश्विक स्तर पर भी भारत के प्रति जो विश्वास है निवेशकों का एक जो है वो काफ़ी बढ़ा है और तमाम समझौते भी जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि को दिखाता है। जिस तरह से FDI बढ़ी है वो इसको कैसे देखेंगे, उसका मतलब क्या कुछ व्यापक असर है और किस तरह से जो विश्वास है विश्व का वो भारत की आर्थिक नीतियों में इसमें दिखाई देता है? जी, आपने जो अगर FDI पर हम निगाह डालें तो एक आंकड़ा होता है नेट FDI का और एक ग्रॉस FDI का। कभी कभी हम लोग नेट FDI में जब आंकड़े हमें थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं तो हम उसको नेगेटिव मान लेते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि हम विकासशील देश हैं और हमें कभी कभी दूसरे देशों में जाकर के FDI इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जिस तरह से FTAs हम कर रहे हैं एक म्यूचुअल कमिटमेंट भी दिखाता है और हमारे निवेशकों का भी भरोसा दूसरी अर्थव्यवस्था में। रैंकिंग बढ़ गया है, 13वें से 11वें पे पहुंच गया है, 2 रैंकिंग बढ़ा है, बड़ी उपलब्धि है। तो वो जो रैंकिंग है इसलिए इंप्रूव हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बेहतर हो रहा है। और जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि हम जरूर फोकस कर रहे हैं भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की, लेकिन केवल कंजम्पशन ही उसका एक स्तंभ नहीं रह गया रमा। उसका एक बड़ा स्तंभ है जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो GDP को पुश कर रहा है। जो हमारे GST के कलेक्शंस आ रहे हैं वो आपको सहारा दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर जो हम फोकस कर रहे हैं उससे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बन रहा है। वो जितने FTAs आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में हम कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं उनसे $100 बिलियन का कमिटमेंट है। इसी तरह से न्यूजीलैंड से कमिटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया से कमिटमेंट, UK से हम कमिटमेंट ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो ये जब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आते हैं सारे के सारे FDI के रूप में आने वाले हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, स्टेट्स में रिफॉर्म्स पर जो फोकस किया जा रहा है, बिल्कुल तो सबका असर ये है। बिल्कुल, ये जो संकेतक हैं भारत के प्रति एक बढ़ते भरोसे के भी संकेतक हैं और इससे जो अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है उससे जो तमाम क्षेत्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उद्यम हो, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शिशिर जी आपका, नरेंद्र जी आपका और अजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती आ रही है और ये जो संकेतक हैं भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।